तो अब आ जाते हैं आपके दूसरे खंड पे। दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें आपका क्या 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 अंगा 6 खंड आपको दिया है, इसमें से सिर्फ 5 खंड आपको हल करने हैं। वो क्या दिया है, द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये आपका द्विघात बहुपद है। तो कैसे पता चला ये आपका द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें सबसे उच्चतम घात आपका क्या है, 2 है ना, इसलिए द्विघात बहुपद। अगर उच्चतम घात 3 होता तो उसको त्रिघात बहुपद कहते। तो ये द्विघात बहुपद है और इसका जो सामान्य रूप क्या होता है, a² + bx + c, जहाँ abc पूर्णांक होते हैं और a डज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होता है, मतलब यहाँ a की जगह पे क्या है, 6 है ना, 6 0 हो जाएगा, तो 0 को गुणा x² में करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, तो ये आपका उच्चतम घात 2 रहेगा ही नहीं, तो आपका द्विघात बहुपद रहेगा ही नहीं। तो खैर ये तो मैं बता रही थी कि द्विघात बहुपद क्या होता है, कि इसकी शून्य ज्ञात कीजिए। तो ये द्विघात बहुपद है, इसके उच्चतम घात 2 हैं, तो इसके शून्य भी 2 होंगे, अल्फा और बीटा। अगर त्रिघात बहुपद होती है तो इसकी शून्य 3 होती है, अल्फा, बीटा और गामा। आपका जो क्वेश्चन दिया है 6x² - 3 - 7x, या इसी को हम लोग थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, 6x² - 7x - 3 लिख सकते हैं। कोई प्रभाव पड़ा नहीं, क्योंकि इसका क्रम बदलने से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अब इसको हम लोग हल करेंगे इस द्विघात समीकरण को। तो 6 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना होगा, 18 होगा ना। संख्याएं ऐसी हो जिनका गुणा करने पर 18 आए और घटाने पर 7 आए, क्योंकि x का जो आपका गुणांक दिया है वो आपका क्या दिया है, 7 दिया है ना, या -3 दिया, इस वजह से। अगर +3 रहता तो जोड़ने पर कहते। तो 9 दूनी 18 है और 9 का 2 में गुणा करेंगे 18 जाएगा, 9 में से 2 को घटाएंगे 7 आ जाएगा, तो वही 2 डिजिट होंगी। तो ऐसे 6x² माइनस लगा देंगे, जैसे दिया वैसे रहने देंगे। यहाँ 9 में से 2 को घटा देंगे, ब्रैकेट क्लोज, x - 3, तो प्रभाव पड़ा, 9 से 2 जाएगा 7 बचेगा, 6x² - 7 - 3 वही होगा। तो 6x², इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -9x हो जाएगा, माइनस का 9 में जब गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, -9x, और ये माइनस माइनस प्लस 2x और -3 हो जाएगा। 6² - 9x दिया है और 2x - 3, तो इतना भाग जो आपका है इसमें आपका 3x को कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका जगह 3 दूनी 6 और ये x², फिर -3 × 9x ऐसे हो जाएगा, प्लस, और उसमें आप देखो 1 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x - 3 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो 2x - 3 कॉमन है तो इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे 2x - 3 और एक ब्रैकेट में लिख देंगे 3x + 1। आपका मान निकालना है तो इसके बराबर 0 कर देंगे। जब मान निकालना होता है तो समीकरण बराबर 0 पुट कर देते हैं। तो इसका मान निकालें पहले, तो 2x - 3 बराबर निकालेंगे तो बराबर करेंगे तो 3x + 1, अगर बराबर को उधर जाएगा तो 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर आपका 3 आ जाएगा और x का मान आपका 3/2 आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी बार अगर इसको लें तो 3x + 1 बराबर 0 हो जाएगा और 3x बराबर -1 हो जाएगा, और x का जो आपका मान आ जाएगा -1/3 आपका आ जाएगा। तो यही आपके 2 शून्यक निकले, अल्फा और बीटा का मान। एक अल्फा का मान 3/2 और एक जो है बीटा का मान -1/3। तो आपका शून्यक निकल गया, लेकिन शून्यक के साथ साथ आपको शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होते हैं उसको प्रूफ करना है, आपको साबित करना है। ऐसे डैश लगा के इतना लिख के सूत्र, तो -x का गुणांक आप देखो यहाँ पे जो आपका ये दिया है 6x² - 3 - 7 -x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या दिया, -7 दिया है, x² का गुणांक आपका 6 दिया है। तो बस x का गुणांक आपका क्या दिया था, -7 दिया था, माइनस तो पहले से दिया, फिर x का गुणांक भी -7 दिया है, तो गुणा कर देंगे, बट x² का गुणांक आपका 6 दिया है, तो बराबर क्या, माइनस माइनस का जब गुणा करेंगे तो प्लस हो जाता है, तो +7/6। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र ये होता है, लेकिन ये शून्यकों का योगफल बराबर ये फार्मूला होता है, तो ये 7/6 आपका है। लेकिन आपका ये राइट हैंड साइड का आपका है ना, प्रूफ करना है, जैसे शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणा बटे x² का गुणा, तो आपका राइट साइड का सॉल्व कर दिया है, लेकिन आपका अभी लेफ्ट साइड बचा, अगर दोनों बराबर आ गए तो ये आपका सत्यता मतलब प्रूफ हो जाएगा। उसका जो मतलब लेफ्ट हैंड साइड था शून्यकों का योगफल बराबर, जो आपका शून्यकों का योग जो था वो भी तो निकालना है लेफ्ट साइड। तो आपके शून्य क्या आए थे, अल्फा और बीटा, आपके जो 2 शून्यक आए थे, अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3। अल्फा का मान आपका 3/2 और बीटा का मान -1/3, यही आया था, दोनों का जोड़ देंगे। अब धन का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ जोड़ते हैं तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस लगाया तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो यहाँ अगर 2 और 3 का लसा निकालेंगे एलसीएम तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 का फिर 6 में 2 से 6 को विभाजित करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 त्रिक 9 हो जाएगा, -3 से 6 को विभाजित करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 का 1 में गुणा 2 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा आपका 7 बचेगा, 7/6। तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड आया 7/6 आया और राइट हैंड साइड भी आपका 7/6 आया। जो शून्यकों का योगफल है वो तो जाँच हो गया कि सही है, मतलब उस सूत्र पे ये आपका प्रश्न एकदम सही फिट है।
अब शून्यकों के गुणनफल जो अचर पद है, अचर पद आपका क्या था, आपका यहाँ देख लेते हैं, आपका यहाँ पे अचर पद आपका -3 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है। अचर पद -3 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है। तो जब इसको काटेंगे 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, तो आपका जो उत्तर आएगा -1/2। तो आपका ये राइट हैंड साइड था, ये लेफ्ट हैंड साइड जो था आपका, इसका अगर हम लोग मतलब गुणा करते जो आपका शून्य का आया था, एक आपका आया था 3/2 और एक आपका आया था -1/3 था। तो 3 से 3 का आंसर बराबर -1/2, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो आप पीछे भी देख सकते हो, राइट हैंड साइड भी आपका -1/2 आया है और आपका लेफ्ट हैंड साइड भी -1/2। इससे होता है कि मतलब बराबर राइट हैंड साइड। शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला भी आपका प्रूफ हो गया। दिया था 6x² - 3 - 7x, उसका शून्यक ज्ञात करना था। तो द्विघात बहुपद तो उसके दो शून्यक होंगे अल्फा और बीटा, दोनों का मान निकाले, एक 3/2 एक -1/3 आया। फिर उनके बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। तो शून्यकों का योगफल का उनका मतलब संबंध होता है अल्फा बीटा में, और इस एक गुणनफल का संबंध होता है उनमें, शून्यकों का गुणनफल का। दोनों का जांच किए तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आया, तो आपका प्रूफ हो गया। तो ऐसे आपको हल कर देना, अगर इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में आया 4 अंक का आपको मिल जाएगा। ख वाला पूछा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम लोग पहले मान लेंगे कि माना है ना, एक बड़ी संख्या छोटी संख्या, दो संख्या दी नहीं है, उनके वर्गों का अंतर दिया, तो हम लोग एक अपने मन से मान लेंगे कि x हमारी बड़ी संख्या, y हमारी छोटी संख्या है। अब प्रश्नानुसार, अब आपका जो प्रश्नानुसार दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 दिया है, वाई स्क्वायर बराबर आपका 180 दिया है। तो आप सोच रहे हो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 क्यों लिखे हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180 लिख सकते हैं, क्यों एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर को घटाया गया। तो यहाँ पे हम एक्स बड़ी संख्या माने हैं, इसलिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे ना। और यहाँ पे अगर -180 दिया रहता तो हम लोग वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को घटाते, छोटी में से बड़ी को घटाते, तब जाके आपको माइनस आता। लेकिन यहाँ पे +180 आया, इससे पता चलता है कि बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या को घटाया गया। छोटी संख्या y है, इसका वर्ग बड़ी संख्या जो आपका x है उसका 8 गुना है। वाई स्क्वायर का, ये आपको समीकरण 1 मान लेंगे, तो वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे। आपके नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये पहला समीकरण आपका था, इसमें आपका वाई स्क्वायर छोटी संख्या का और बड़ी संख्या का 8 गुना था, वाई स्क्वायर बराबर 8x, तो ये मान रख देते हैं इसका बराबर 180। दोनों, क्योंकि ये दो चर में x y में था, तो जब मान निकालते हैं तो एक चर में बदलना पड़ता है मान निकालने के लिए। तो वाई स्क्वायर को x के रूप में बदल दिया, एक्स स्क्वायर -8x, 180 को इधर ले आएंगे तो -180 बराबर 0 हो जाएगा। है एक एक्स स्क्वायर है, तो एक का गुणा 180 में करेंगे तो 180 आएगा। अब हम लोग दो संख्याएं ऐसी लें जिनका गुणा करने पर 180 आए और घटाने पर जो है आपका 8 आए। दिमाग लगा तो 18 दयम 180, 18 का 10 में गुणा करेंगे तो 180 आएगा, और 18 में से 10 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो हम लोग एक्स स्क्वायर लिख देंगे -18 - 10 इंटू एक्स -180 बराबर आपका जो 180 बराबर 0। एक्स स्क्वायर, इसको जब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो -18x बाहर निकल जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 10x हो जाएगा, और -180 बराबर 0। तो अब आते हैं आपके इसमें, और इसको अलग कर लेते हैं। तो इसमें आपको x को कॉमन ले लेंगे, तो आपका x हो जाएगा एक्स स्क्वायर -18, जब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर -18x वही आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 10 को कॉमन लेते हैं, प्लस 10x -18 x -18 और x -18 दोनों कॉमन एक साथ ले लेंगे, x -18 और x + 10 एक ब्रैकेट में ले लेंगे, बराबर 0 मान लेते हैं, क्योंकि x का मान निकालना है तो बराबर 0 रख देंगे। तो अगर पहले हम लोग ये वाला ब्रैकेट ले लेंगे तो x -18 बराबर, जब इसको x + 10 को उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो x का मान आपका 18 आ जाएगा। और अगर उसके बाद जब हम लोग ये वाला लेंगे तो हो जाएगा x धन 10 बराबर 0, तो x बराबर -10 आ जाएगी। तो x का दो मान निकलेगा, 18 एक -10, लेकिन आपका जो असली में मान माना जाएगा वो x बराबर 18 माना, क्योंकि x बराबर -10 ये संभव ही नहीं है, x बराबर -10 संभव नहीं है, बराबर 18 सही है। तो x का मान 18 आ गया। अब यही x का मान आपको स्क्वायर बराबर 8x, आपका प्रश्न में दिया था ना, छोटी संख्या का बड़ी संख्या का 8 गुना, तो y स्क्वायर बराबर 8x था, तो 8 गुणे x का मान 18 निकल गया है। तो 18 का 8 में गुणा करेंगे, 8 8 64 को 4 हंसला है 6, 8 का 8 8 6 कितना होगा 14, तो 144 वाई स्क्वायर बराबर 144, और y बराबर निकालेंगे तो 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आंसर प्लस माइनस दोनों में आएगा। तो y का जो मान है 12 -12 दोनों आया है, x एंड y ये दोनों संख्याएं आपको ज्ञात करना था। आपका 18 आया और y आपका 12 -12, तो ये आपकी दोनों अतः जो दो संख्याएं आपकी होंगी, अतः दोनों संख्याएं यहाँ वर्गमूल में दोनों वैल्यू 12 -12 मतलब दोनों एडजस्ट करेगी। लेकिन वहाँ पे जब हम लोग मान निकाल रहे थे तो वहाँ पे -10 और 18, तो -10 वो संभव नहीं था, 18 संभव था, लेकिन यहाँ पे वर्गमूल में दोनों संभव होता है। आपका 4 नंबर का था, दोनों संख्याएं ज्ञात हो गई। अब आपका क्या वाला प्रश्न आ गया, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। 4 अंक का आपका है। ये आपका एक ऐसे वृत्त दिया है, मान लेंगे इसका केंद्र
ओ है और आपका ये दिया है कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर। तो वृत्त ले लिए, ये केंद्र ओ है, ये व्यास के सिरों पर एक मतलब स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो इधर स्पर्श रेखा खींच दी है और ये तो वृत्त का आपका जो व्यास था दोनों सिरों पर आपका स्पर्श रेखा खींची गई है। तो इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं Q, इसका नाम देते हैं R, इसका नाम दे देते हैं S। और ये आपका जो व्यास है उसका नाम AB। और वृत्त की सबसे लंबी जीवा को व्यास कहते हैं। जीवा क्या होती है आपकी, ये पूरा ये सब आपकी जीवा होती है। जीवा जो होती है उसको वृत्त के अंदर खींचा जा सकता है, जैसे कि सब खींचा गया है ये सब। और इसके जो अंत बिंदु हैं परिधि पर ही होते हैं। जैसे जितना भी जीवा हम लोग खींचे हैं सबके अंत बिंदु क्या आपका ये परिधि है। ये आपका परिधि मतलब ये वृत्त की पूरी जो लंबाई है, ये परिधि की जो वृत्त की पूरी लंबाई है ये परिधि होता है। इस जो जीवा खींचेंगे सबके अंत बिंदु जो है वृत्त की परिधि पर ही है ना, और ये वृत्त के अंदर खींचे जा सकते हैं। तो जो केंद्र से होकर गई है जीवा वो सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही हमारी व्यास कहलाती है। और जो त्रिज्या आपकी होती है केंद्र से वृत्त किसी भी बिंदु तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। मतलब आपका कलर चेंज करके बता देते हैं। जैसे आपका केंद्र है, यहाँ से वृत्त किसी बिंदु तक, जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से तक की ये आपकी त्रिज्या है। लेकिन व्यास आपका दो त्रिज्या को मिलकर बनता है। ये सबसे लंबी जीवा जो आपका व्यास होती है। खैर फिर से आपको ये सब की बताते हैं। तब आपको मिटा के फिर से सर्कल बना दिए, वृत्त बना दिए, या आपका AB व्यास खींच दिए और वृत्त के व्यास के सिरों को छूकर जाने वाली स्पर्श रेखाएं खींच दिए PQ और RS। तो आपको ऐसे दिया है प्रश्न की वृत्त के व्यास पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हैं वो समांतर होती हैं। तो आपका एक प्रमेय होता है कि स्पर्श रेखा पर खींची गई जो वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। तो वृत्त के केंद्र से O से जो खींची गई रेखा OA है वो PQ स्पर्श रेखा पर आपकी लंबवत है, 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही आपका जो ये OB रेखा है वो भी आपकी जो ये RS आपकी स्पर्श रेखा है उस पर लंबवत है। मान लेंगे जैसे कि PQ और RS कोई रेखाएं हैं और AB जो है वो एक तिर्यक रेखा है। तो अगर इनके ये जो एकांतर अंतः कोण हैं, ये कोण जो है अंदर बने हैं ना, ये वाला कोण दोनों अंदर बने हैं ना स्पर्श रेखा वृत्त के अंदर, बाहर तो बने नहीं। तो इसको कोई दो रेखा PQ और RS है और कोई तिर्यक रेखा AB इनको काट रही है। तो इनके जो एकांतर अंतः कोण हैं, ये जो PAB और ABS हैं एकांतर अंतः कोण, अगर ये बराबर हैं तो PQ RS के समांतर होगा। ये आपका प्रमेय बताता है। तो आपका जो कोण PAO है वो 90 अंश है प्रमेय से। और आपका जो ये कोण है कोण OBS ये भी आपका 90 अंश है। तो जो आपका कोण PAO है उसको हम लोग PAB भी ले सकते हैं ना, क्योंकि AO मतलब जो AB रेखा है AO को अगर O तक आया है, O को अगर हम B तक बढ़ा दें तो क्योंकि ये AB रेखा का ही तो पार्ट है ये भी, तो कोण PAO जो आपका ऐसे दिया है, कलर चेंज कर लेते हैं, जो आपका कोण PAO है उसको हम लोग लिख सकते हैं कोण PAB। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। आपका OBS है उसको हम लोग लिख सकते हैं कोण ABS बराबर 90 अंश। तो ये कोण PAB कोण ABS एकांतर अंतः कोण है। तो कोण PAB बराबर कोण PAB बराबर कोण BAS बराबर 90 अंश एकांतर अंतः कोण है। एकांतर अंतः कोण है ये। और ये जब ये दो रेखाएं PQ और RS जो स्पर्श रेखाएं थी उनको एक त्रिज्या रेखा AB काट रही थी, तो इनका जो कोण PAB कोण BAS एकांतर अंतः कोण ये आपस में अगर बराबर हो जाएं तो दोनों रेखा समांतर होंगी। तो दोनों कोण आपस में बराबर हो गए ना, कोण PAB कोण BAS दोनों बराबर हो गए 90 अंश एकांतर अंतः कोण से। तो इसलिए PQ जो है वो समांतर है RS के। हेंस प्रूव्ड। अब ऐसा समाप्त हो गया। घ अब सिद्ध कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ये भी आपका 4 अंक का है। ऐसे दिया एक वृत्त आपको बना लेना है और ये वृत्त के किसी बाह्य बिंदु, तो एक बाह्य बिंदु P ले लिए, वहीं से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो वृत्त पर यह स्पर्श रेखा दो हम लोग खींच दिए हैं। इसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच जो ये कोण बना है, ये कोण स्पर्श बिंदुओं जी स्पर्श बिंदु ये और ये इसको मिलाने वाला ये जो रेखाखंड है इसके द्वारा जो केंद्र पर बना कोण है का संपूरक होता है। मतलब दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अर्थात हम लोग को जो प्रूफ करना है वो दिया है, प्रूफ दैट सिद्ध करना है आपको। पहले आप इसका नाम दे दीजिए, आपका O नाम दे देंगे, इसको A इसको B। आपको सिद्ध करना है कि जो कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 अंश, इसको मिला दिए O को P से मिला दिए हैं हम, तो यहाँ पर त्रिभुज बन गया ना, AOP एक त्रिभुज और एक त्रिभुज PBO बन गया। ये आपका एक चतुर्भुज AOBP है, ये आपका दो त्रिभुज में डिवाइड हो गया, त्रिभुज AOP त्रिभुज PBO। फिर से फिगर को बना लेते हैं। तो फिगर बना लिए, इसको O नाम दे दिए, ये बाह्य बिंदु P इसको A इसको B मान दे दिए। आपका त्रिभुज AOP में रेखा पर वृत्त केंद्र से खींची गई जो रेखा है वह स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, तो ये 90 अंश हो जाएगा।
इस वाले त्रिभुज में भी है 90 अंश, तो हम लोग अभी त्रिभुज एओपी में लिए हैं। कोण PAO, रुको पेन चेंज कर लेते हैं। जो आपका कोण PAO दिया है वो आपका 90 अंश है, तो 90 धन कोण AOP धन कोण OPA बराबर 180 अंश है। AOP प्लस कोण OPA बराबर क्या हो जाएगा 180, 90 को उधर ले आएंगे -90, तो कोण AOP धन कोण OPA बराबर 90 अंश आपका आ गया। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार आपका जो ये त्रिभुज था, आपका त्रिभुज जो आपका ये है त्रिभुज OBP, तो त्रिभुज OBP में ले लेंगे, और आपका यहाँ पे कोण OBP 90 अंश है, कोण OBP ये आपका 90 अंश है, कोण BPO धन कोण O बराबर आपका हो जाएगा 180 माइनस 90, तो आपका कोण BPO धन कोण POB बराबर आपका 90 अंश आ जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। आप समीकरण 1 धन समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, साइड का बाएं साइड में जोड़ेंगे, दाएं साइड का दाएं साइड में, तो कोण AOP धन कोण OPA ये समीकरण 1 का बाएं साइड का था, तो समीकरण 1 के बाएं साइड का समीकरण 2 के बाएं साइड वाले से जोड़ देंगे। कोण BPO धन कोण POB बराबर, अब दाहिने दाहिने साइड का जोड़ेंगे तो 90 90 आपका 180 हो जाएगा। और अब ध्यान दीजिए AOP और कोण जो आपका BOP है ये दोनों मिलाकर कोण AOB हो जाएगा, धन कोण POB ये दोनों कोण आपका मिलाकर एक कोण बन जाएगा, और कोण OPA धन कोण BPO मिलाकर एक कोण बन जाएगा। तो ये आपका प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड, या हिंदी में लिख देंगे अतः सिद्ध हुआ। आया वाला समाप्त हो गया। अब अंगा वाला आपसे पूछा है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो? पहला पूछा है, फिर दूसरा पूछा है लाल नहीं हो। जो है लाल गेंद की संख्या आपका दिया है 3 और आपकी काली गेंद की जो संख्या है वो आपका 5 दिया है। तो कुल गेंदों की संख्या जो हो जाएगी आपकी, जो आपकी कुल गेंदों की संख्या हो जाएगी 3 लाल 5 काली को जोड़ देंगे तो 8, कुल गेंदों की संख्या आपकी 8 हो जाएगी। अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट पेज पे। आपसे जो पहला पूछा है कि गेंद लाल हो, चाहे लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो आपकी लाल गेंद होने की प्रायिकता पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, P ऑफ R लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, मतलब लाल बॉल होने की प्रायिकता पूछा है। तो आपका बराबर हो जाएगा लाल गेंदों की संख्या, गेंद आने की प्रायिकता आपसे पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जो हो जाएगी लाल गेंदों की संख्या की, लाल टोटल कितने हैं बटे कुल गेंदों की संख्या, तो 3 आपके लाल गेंद थे और कुल गेंद 8 थे, तो आपकी लाल बॉल आने की जो प्रायिकता 3/8 हो जाएगी। जो दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि लाल गेंद ना हो, मतलब आपसे कह रहा है लाल गेंद ना हो, तो आपका एक सूत्र पढ़ाया गया है, नेक्स्ट पेज पढ़ाते हैं। आपको एक सूत्र बताया गया है कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E नॉट बराबर 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना होने की प्रायिकता और घटना न होने की प्रायिकता, दोनों का जो सम होता है, दोनों का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। क्वेश्चन के लिए आपका इसको ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डज नॉट रेड बॉल, मतलब कि लाल बॉल आने की प्रायिकता लाल बॉल न आने की प्रायिकता दोनों का योग जो होता है 1 के बराबर होता है। तो लाल बॉल आने की प्रायिकता हम लोग निकाल ली है। अब पूछा है कि लाल गेंद न आने की प्रायिकता पूछ रहा है आपसे, तो वही 1 में से आने की प्रायिकता को घटा देंगे, तो 1 माइनस जो, और जो आपका जो दिया प्रायिकता लाल गेंद आने की प्रायिकता आपका कितना दिया 3/8 दिया, उसी को घटा देंगे। 1 में से 3/8 को जब घटाएंगे तो 8 एकम 8 माइनस 3 एकम 3 बटे 8, 8 में से 3 जाएगा बचेगा 5/8, तो ये आपका लाल गेंद ना आने की प्रायिकता हो गया। तो आपका मतलब कि 2 सवाल पूछा था, रैंडमली निकाला जा रहा था, उनमें से लाल गेंद आने की प्रायिकता और ना आने की प्रायिकता पूछा था, मतलब 4 नंबर का था, मतलब आने की प्रायिकता का अगर आप हल करोगे तो 2 नंबर मिलेगा, और लाल नहीं हो उसका हल करोगे तो 2 नंबर मिलेगा। तो मैंने सूत्र बता दिया, 1 का निकालेंगे तो आने और ना आने का योग 1 होता है, 1 में से घटा देंगे, तो ये आपका दोनों निकल गया। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पेपर पे खंड का, उसमें पूछा है दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है, यदि बारंबारताओं का योग 60 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। आपको वर्ग अंतराल दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, बारंबारता दिया 5x 20 15 y 5, तो 4 अंक के प्रश्न है। तो ये माध्यक 28.5 दिया है और इसके बारंबारताओं का योग भी 60 आपको दिया है, और x और y के मान ज्ञात करने हैं। इसमें कॉलम बनाना पड़ेगा, 3 कॉलम बनाना है, वर्ग अंतराल का, बारंबारता का, संचयी बारंबारता का। तो वर्ग अंतराल आपका दिया है, संचयी बारंबारता जो होता है आपका, संचयी बारंबारता आपकी माध्यक वर्ग की बारंबारताओं का योग होता है, मतलब जिसका मान निकालते हैं उसके पहले वाले अंक के मान का योग होता है। जैसे संचयी बारंबारता निकाल रहे हैं तो ये आपका माध्यक वर्ग है, अब 0 से 10, 10 से 20 आपका माध्यक वर्ग है, 0 से 10 का बारंबारता 5 है, 10 से 20 का बारंबारता यक्स है,
के माध्यक वर्ग की बारंबारताओं का योग होता है। जैसे 0 से 10 ये माध्यक वर्ग है, इसकी बारंबारता 5 है, तो संचयी बारंबारता 5 हो जाएगी। उसके बाद अगला जब हम जैसे हम लोग ये बारंबारता यक्स था ना, इस माध्यक वर्ग की बारंबारता यक्स था, तो उसके पहले की जो बारंबारता थी 5, तो उसका योग पूरे का योग होती है 5 धन यक्स। उसके बाद अब यहाँ 20 है बारंबारता इस माध्यक वर्ग का, तो ये और इसके पहले वाला जो हमारा आया 5 धन यक्स, इसका योग हो जाएगा ये संचयी बारंबारता। तो 20 ये 5 ये 25 धन यक्स ये आपका हो जाएगा, और ये 25 और ये 15 40 धन यक्स हो जाएगा। टर्म का हमको लिखना है पाँचवां एक, ये 1 2 3 4 है, पाँचवां का संचयी बारंबारता नहीं है, तो पहले जो चौथा मान दिया 40 धन यक्स, इसका भी योग रहेगा, और ये जो अगला टर्म का बारंबारता है उसमें इसको जोड़ देंगे तो संचयी बारंबारता निकल जाएगी। तो 40 धन एक्स धन वाई, और ये आपका हो जाएगी, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगी, 45 धन यक्स धन वाई। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। बारंबारताओं का योग निकालेंगे, बारंबारताओं के योग के यन से, जो यन मतलब वही बारंबारताओं का योग, तो पूरा क्या हो जाएगा 20 5 20 25 25 15 40 5 45 45 धन यक्स धन वाई, ये आपका आ जाएगा 45 धन एक्स धन वाई। और आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, सफाई से लेते हैं यहाँ थोड़ा वो हो गया। तो आपका पहला स्टेप जो आपको करना होता है, स्टेप फर्स्ट जो हम लोग कर रहे हैं, पहला स्टेप वो यन जो हमारा निकाले हम लोग बारंबारताओं का योग 45 धन एक्स धन वाई, यही आया ना। और ये प्रश्न में आपके बारंबारताओं का योग दिया है 60 दिया है, तो 45 धन एक्स धन वाई बराबर 60 आ गया। तो हम लोग एक्स धन वाई बराबर 60 45 से दिया है, तो 60 में से 45 जाएगा 15 है, तो आपका समीकरण 1 बन गया। एक्स प्लस वाई बराबर 15 समीकरण 1 बन गया। स्टेप है उसमें n/2 अगर निकालें तो 60/2 हो जाएगी, मतलब 30। और 30 जो है वो आपका जो थर्ड स्टेप में आप लिखेंगे जो आपका 30 आया है वो आपकी संचयी बारंबारता, जो संचयी बारंबारता 25 धन यक्स के अंतर्गत है। समय कि जो आपका 30 आया है प्रेक्षणों का योग का आधा 30, वो आपकी संचयी बारंबारता आपको कॉलम में दिखा दे रहे हैं। आपका ये संचयी बारंबारता 25 धन यक्स के अंतर्गत है 30 आपका, क्योंकि अगला टर्म आप देखेंगे तो ये 40 प्लस यक्स है, तो 30 कहाँ से उसमें आएगा, और ये 5 धन यक्स है, तो यही 25 धन यक्स इसी के अंतर्गत आपका 30 आ रहा है ना। तो ही आपका जो संचयी बारंबारता 25 धन यक्स उसी के अंतर्गत आपका 30 आ रहा है। तो तीसरा स्टेप का पहला स्टेप आपको प्रेक्षणों का योग दिया था, दूसरा स्टेप उसका आधा निकाल दिया, तीसरा स्टेप इसका आधा संचयी बारंबारता इसके अंतर्गत आता है। फिर आपका नेक्स्ट पेज में आते हैं, जो आपका चौथा स्टेप है उसमें आपको माध्यक वर्ग जो आपका होगा वो 20 से 30 होगा। 20 से 30 आपका माध्यक वर्ग हुआ। माध्यक वर्ग क्यों, क्योंकि आपका ये जो कॉलम दिया है इसमें 25 धन एक्स के अंतर्गत आपका 30 आ रहा है, तो ये आपका वर्ग अंतराल भी तो आपका इसी कॉलम का लेंगे। माध्यक वर्ग आपका 20 से 30 हो जाएगा। तो उच्च सीमा और निम्न सीमा, ये आपका निम्न सीमा, आपका उच्च सीमा। तो निम्न सीमा मतलब लोअर लिमिट, इसको L1 से आपको डिनोट कर देंगे। L1 आपका 20 दिया है और L2 आपका 30 दिया है। L1 मतलब निम्न सीमा 20 और उच्च सीमा आपका 30। L1 L2 का मान निकल गया। और ये आपका स्मॉल f जो आपकी फ्रिक्वेंसी मतलब बारंबारता है वो आपका 20 है ना, मतलब जो आपका माध्यक वर्ग अंतराल जो आपका 20 से 30 से माध्यक वर्ग दिया है, इसकी जो बारंबारता आपका 20 दिया है, चाहे तो कॉलम में देख लो, आपका ये क्या है 20 दिया है, तो वहीं यहाँ पे लिखा गया है 20 और कैपिटल F, और ये आपका कैपिटल F जो है ये आपका माध्यक वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है। तो आप पहले कॉलम में आ जाओ, ये माध्यक वर्ग आपका है 20 से 30, इसके पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितने आपका 5 धन यक्स है ना, तो वही आपका 5 धन यक्स हो गए। L1 L2 स्मॉल f कैपिटल F आपका सब पता चल गया। और n भी आपको पता है, परीक्षण का योग 60 दिया है, तो माध्यक का जो सूत्र होता है वो लिखेंगे यहाँ पे L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f गुणे n/2 माइनस f। तो आपका जो माध्यक का भी मान आपको पता है, माध्यक का ये सूत्र होता है माध्यक निकालने का, तो माध्यक आपका दिया है 28.5 ये हो जाएगा। और जो L1 आपका जो लोअर लिमिट 20 है, माध्यक वर्ग आपका 20 से 30 था, 20 धन, और ये आपका L2 उच्च सीमा आपका 30 है, 30 माइनस 20 और बटे आपका माध्यक वर्ग की बारंबारता आपका 20 दिया है, फिर गुणे n प्रेक्षणों का योग 60 दिया बटे 2 माइनस कैपिटल F संचयी बारंबारता आपका 5 धन यक्स दिया था ना, ऐसे हो जाए। तो 20 धन 30 में से 20 जाएगा 10 बटे 20, फिर गुणे इससे कैंसिल हो जाएगा बचेगा 30, तो 30 इसका माइनस का 5 में गुणा कर माइनस प्लस माइनस 5 और माइनस प्लस माइनस यक्स, ये आपका हो जाएगा। तो आपके नेक्स्ट पेज पे आते हैं, 10.5 बराबर आपका हो जाएगा क्या है, और इससे ये कट जाएगा, तो 20 धन 1/2 20 धन 1/2 गुणे ये 30 में से 5 जाएगा 25 हो जाएगा, 25 माइनस यक्स गुणे 25 माइनस यक्स, 25 माइनस यक्स, ये आपका हो गया 25 माइनस यक्स बटे 2, ये कर देंगे। और ये आपका 28.5 था ही, तो 28.5 आपका लेफ्ट साइड में चल रहा है, तो 20 का 2 में गुणा कर देंगे, 20 दूनी 40 हो जाएगा, प्लस 1 में गुणा होगा तो 25 माइनस यक्स ही रहेगा,
कम 2 2 कम 2 आपका हो जाएगा। तो 40 25 कितना होगा 65 माइनस एक्स बटे 2 और यहाँ पे आपका 28.5 लेफ्ट साइड में चली जाता है। 28.5 और 2 में गुणा करेंगे 2 बजे 10 जीरो हासिल 1 2 बटे 16 17 के साथ हासिल 1 2 4 1 5 यहाँ पर 57 हो जाएगा और ये 65 माइनस एक्स। अब आप नेक्स्ट पे तो यहाँ पे आपका 65 माइनस एक्स बराबर 57 माइनस 65 ये आपका घटा देंगे तो आपका 8 हो जाएगा। 65 में से 57 हो जाएगा 8 हो जाएगा तो माइनस एक्स बराबर माइनस 8 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एक्स बराबर आपका 8 आ जाएगा। अब यही एक्स के मान को समीकरण 1 में रखने पर आपका जो समीकरण 1 यहाँ पे एक्स प्लस वाई बराबर 15 दिया है। एक यही है, इसी में आपका एक्स का मान रखेंगे तो एक्स बराबर 8 दिया है 8 धन वाई बराबर 15 और वाई बराबर 15 माइनस 8 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा तो वाई का मान 7 आ गया। तो आपको एक्स और वाई का मान पूछा था, एक्स का मान 8 आ गया यहाँ पे और वाई का मान 7 आ गया तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपके पेपर पे आते हैं। अब आपका खंड ब का दूसरे का सभी खंड समाप्त हो चुका है। 4 अंक वाले प्रश्न।